जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, लेकिन हमें उसके सिर्फ मेन ब्रांच पढ़ने हैं और मेन ब्रांच 3 थे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम देख चुके थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, लॉस को कैलकुलेट करता है, बिजनेस के पोजीशन को कैलकुलेट करता है और जो भी रिजल्ट आता है उसको अपने यूज़र्स के कम्युनिकेट कर देता है ताकि यूज़र डिसीजन ले सकें। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करता है, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में मदद करता है, कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करता है और मैनेजमेंट को कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है ताकि मैनेजमेंट बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले सके। अब लास्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, मैनेजमेंट में जो बैठे हुए लोग होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनको बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजन लेने रहते हैं। उनको बिजनेस को कंट्रोल भी करना रहता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना रहता है। भाई, ये सारा काम करने के लिए उनको बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग करना रहता है और किसी भी प्लानिंग के लिए, किसी भी डिसीजन के लिए इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत होता है, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही वो डिसीजन लेते हैं। अब उनको जो डिसीजन लेना रहता है, उनको जो प्लानिंग करना रहता है, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लानिंग गड़बड़ रहा या डिसीजन कोई गलत लिया गया तो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं किया जाएगा, नहीं हो पाएगा बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव पूरा। तो मैनेजमेंट को एकदम रिलेवेंट, एकदम एग्जैक्ट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखते हैं क्या बोलता है। मैनेजमेंट ऑफ एनी फर्म नीड्स वेरियस इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, taking decisions related to the organization so that overall objective of the business can be achieved। बोल रहा है कि किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ताकि वो बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग कर सके, बिजनेस को कंट्रोल कर सके, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले सके ताकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। अब ये सब काम करने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशन उनको रिलेवेंट, यूज़फुल एंड करेक्ट चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ी हुआ तो उनका प्लान गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बनाया गया प्लान भी गलत हो जाएगा। उनका डिसीजन जो लिया जाएगा इस गलत इन्फॉर्मेशन पे, वो डिसीजन भी गलत हो जाएगा, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? बोलता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रिलेवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फॉर्म विच हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक करेक्टिव मेजर्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेवेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी लोग रहते हैं वो लोग अलग अलग सोर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, और फिर उसको भेजते हैं वो मैनेजमेंट पर्सनल के पास ताकि मैनेजमेंट के लोग करेक्ट डिसीजन ले सकें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी वो क्वालिटी के बारे में भी बताता है और क्वांटिटी के बारे में भी बताता है। फॉर एग्जांपल, किस तरीके के क्वालिटी का गुड्स बनाना है, ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, और कितने क्वांटिटी में बनाना है, कितने मात्रा में बनाना है, ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। यानी मार्केट से पता करना है कि मेरे प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है और किस तरीके के, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है। तो ये दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है और इन्हीं इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे
मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है एंड डिसीजन लेती है बिजनेस से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे ही यूज़र्स अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें कुछ कुछ क्वालिटी होना ज़रूरी है। अब कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए ये हम एक एक करके देखेंगे। टोटल 4 क्वालिटी चाहिए। पहला रिलायबिलिटी, दूसरा रिलेवेंस, तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड चौथा कंपेरेबिलिटी। एक एक करके हम इसको डील करेंगे। पहला रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी यानी ट्रस्टफुल। इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर यूज़र्स विश्वास कर सकें, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप विश्वास ही ना कर सकें, क्या आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिसीजन लेंगे, किसी भी तरीके का जजमेंट लेंगे? नहीं ना। तो वो इन्फॉर्मेशन फिर आपके किसी काम ही का नहीं रहा जब आप उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले ही ना सकें। तो बोलता है इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रस्ट वर्दी सो दैट यूजर्स कैन रिलाई and take their economic decision in order to satisfy their needs। हर लोगों का अपना अपना नीड्स होता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स का क्या नीड होगा भाई? इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? ताकि उनको अर्निंग हो सके, उनको इनकम हो सके, उनको कमाई हो सके। हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे, हमको बिजनेस इंटरेस्ट देगी या डिविडेंड देगी, ठीक है। तो मैं पैसा कमाने के लिए बिजनेस में लगा रहा हूँ अपना पैसा, तो भाई पैसा मैं ऐसे ही बिजनेस में नहीं लगा दूंगा ना। मैं पहले बिजनेस के बारे में पता करूंगा, इन्फॉर्मेशन लूंगा और देखूंगा कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी नहीं है तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं डिसीजन भी नहीं लूंगा। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, तभी वो यूजफुल होगा, तभी यूजर उस पर रिलाय यानी विश्वास कर पाएंगे और अपना डिसीजन उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ले पाएंगे और उनके वो अपने नीड को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिस पे यूज़र ट्रस्ट कर सके। नेक्स्ट है अपना रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है अवेलेबल ऑन टाइम, यानी इंफॉर्मेशन समय पे अवेलेबल होना चाहिए। मुझे जिस समय डिसीजन लेना है, अगर इन्फॉर्मेशन उस समय मुझे मिले ही ना तो फिर मैं डिसीजन कैसे लूँगा? डिसीजन लेट लूँगा। लेट लेने के कारण जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में उसे मैं खो दूँगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए ऑन टाइम। क्या बोलता है? टू बी यूजफुल और इन्फॉर्मेशन टू बी यूजफुल and information must be available on time so that user can grab the opportunity। बोलता है कोई भी इंफॉर्मेशन यूजफुल तब ही रहेगा जब वो समय पे अवेलेबल रहेगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुमको समझाता हूँ। एज्यूम कर लो मैं शेयर मार्केट में, यानी लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन होता है ये सारी चीज़ें, तो मैं अपने लैपटॉप के साथ बैठा हुआ था। मैं पंजाब नेशनल बैंक का शेयर खरीदने वाला था जिसके शेयर का दाम था 300 रुपये। मैंने सारा अपने डेबिट कार्ड का डिटेल डाल दिया था, पिन नंबर डाल दिया था, इंटर दबाने वाला था। न्यूज़ चैनल चालू था। न्यूज़ चैनल से अचानक न्यूज़ आने लगा। वॉल्यूम मेरा तेज़ था न्यूज़ चैनल का, तो अचानक न्यूज़ आया कि पीएनबी में महा घोटाला हुआ। मैंने जो इंटर में दबाने वाला था मैं वहीं रुक गया, इसलिए क्योंकि मैं जान रहा था कि इस घोटाले का असर पीएनबी के शेयर के प्राइस के ऊपर पड़ेगा। पीएनबी के शेयर का प्राइस जो 300 का है, हो सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर, इनफैक्ट 1-2 घंटे के अंदर आधे पे आ जाए, वो 150 पे आ जाए, 100 पे आ जाए, 200 पे आ जाए। तो भाई अगर मैं अभी 300 में शेयर खरीद लूँ और उस शेयर का दाम फिर अगले 1-2 घंटे में ही 200-150 पहुंच जाए तो मुझे तो घाटा लग जाएगा ना। तो अगर ये न्यूज़ सही समय पे मुझे नहीं पता चलता तो मैं गलत डिसीजन ले बैठा रहता और जिसके चलते मुझे भारी नुकसान उठाने पड़ते।
इसीलिए इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए ऑन टाइम, ताकि हम सही समय पे सही डिसीजन ले सकें। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वालिटी, किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में अगला क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पिछले एग्ज़ाम्पल में पीएनबी घोटाला लिया था। अगर मैंने बताया था कि मैं लैपटॉप के साथ बैठा था, डेबिट कार्ड का मैंने सारा डिटेल डाल दिया था, पिन नंबर डाल दिया था, बस इंटर दबाना था और न्यूज़ मुझे पता चला कि पीएनबी में महा घोटाला हो गया था, मैंने उस शेयर को परचेज नहीं किया था, क्योंकि मैं जान रहा था कि तुरंत इस शेयर का दाम घट जाएगा, तो मैं घटे हुए दाम पे कर दूंगा। एज्यूम कर लो कि वो जो न्यूज़ चैनल, मैं हिंदी जानता हूँ या इंग्लिश जानता हूँ, न्यूज़ चैनल मैंने तो हिंदी वाला लगाया था, लेकिन किसी बच्चे ने उसको बांग्ला वाला कर दिया, तो अभी जो न्यूज़ चल रहा था वो बंगाली में चल रहा था। मैं अपना काम कर रहा था, इसलिए मैंने न्यूज़ को चेंज नहीं किया। न्यूज़ चैनल में बांग्ला भाषा में, बंगाली लैंग्वेज में ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी कि भाई पीएनबी में घोटाला हो गया, पीएनबी में घोटाला हो गया, लेकिन चूंकि वहाँ बंगाली में बोला जा रहा था, मैंने कुछ नहीं समझा, मैंने पीएनबी का शेयर खरीद लिया 300 रुपये में, और 2 घंटे बाद जब मैं देखता हूँ तो उस शेयर का दाम 150 रुपये हो चुके हैं। तो जो चीज़ मैंने 300 में खरीदे थे उसके दाम 150 बच गई, वो आधे से सीधे घट गया, तो मुझे तो घाटा लग गया ना। और ये घाटा क्यों लगा, क्योंकि न्यूज़ बंगाली में चल रहा था और मैं उस न्यूज़ को समझ नहीं पाया। तो इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिसको समझ सके लोग, बिकॉज एन इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय द यूजर्स इज़ ऑफ नो यूज़। ऐसा इन्फॉर्मेशन जो मेरे समझ में ही ना आए वो मेरे किसी काम का भी नहीं होगा। सो द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी simple. The presentation of information must be simple so that user can be benefited from this. तो इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से पेश किया जाना चाहिए ताकि यूज़र समझ सके और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन ले सके। उसमें किसी भी तरीके का टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे हमको समझने में कठिनाई हो सके। अगला है कंपेरेबिलिटी। बोल रहा है एवरी फर्म वांट्स टू कंपेयर इट्स रिजल्ट फ्रॉम इट्स पास्ट ईयर एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर फर्म। हर फर्म जो है ना अपने रिजल्ट को कंपेयर करना चाहती है, आप भी करना चाहते हो। क्या आपने अपने रिजल्ट को अपने पीछे के सालों के रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं किया है कि मेरा पिछले साल से इस साल रिजल्ट अच्छा आया है या ख़राब आया है? क्या आपने अपने रिजल्ट को अपने दोस्त के रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं किया है कि मैंने ज़्यादा बढ़िया किया है या मेरे दोस्त का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है? तो जैसे आप कंपेयर करते हो वैसे ही हर बिजनेस भी कंपेयर करती है। सो अ गुड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल। इसलिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन वही कहलाएगा जिसका कंपैरिजन हो सके, ठीक है। कंपैरिजन बोल रहा है देयर आर 2 पॉसिबल वे ऑफ कंपैरिजन। 2 तरीके होते हैं कंपैरिजन के, एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड नेक्स्ट इंटर फर्म कंपैरिजन। ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या है? जो आप खुद अपने ही रिजल्ट से कंपेयर कर रहे थे, अपने इस साल के रिजल्ट को अपने पिछले साल के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर रहे थे। यानी इंट्रा फर्म कंपैरिजन में सिर्फ एक ही फर्म इन्वॉल्व रहेगी, खुद के रिजल्ट को खुद के साथ ही कंपेयर किया जाएगा, खुद के इस साल के रिजल्ट को अपने ही पिछले साल के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा। पढ़ें, कंपैरिजन बिटवीन इट सेल्फ ओनली, यानी बिजनेस खुद के साथ ही कंपेयर करेगी, अपने करंट ईयर के रिजल्ट को अपने पास्ट ईयर के रिजल्ट के साथ कंपेयर करेगी। क्या बोलता है? व्हेन फर्म कंपेयर्स इट्स करंट ईयर रिजल्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस ईयर। एग्जाम्पल में लिया है मैंने टाटा
टाटा के ही रिजल्ट के साथ कंपेयर कर रही है, अपने करंट ईयर के रिजल्ट को अपने पिछले साल के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर रही है। मैंने इंट्रा में ए को बोल्ड किया है, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, याद रखने में आसान होगी। ए का मतलब एक होता है, तो यहाँ सिंगल फर्म का कंपैरिजन होता है, एक ही फर्म इसमें इन्वॉल्व होती है। जबकि इंटर फर्म कंपैरिजन क्या है, जस्ट लाइक आप अपना रिजल्ट अपने दोस्त के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो, यानी कम से कम 2 फर्म इसमें इन्वॉल्व होंगी। कंपैरिजन बिटवीन 2 फर्म्स, कम से कम 2 फर्म इसमें इन्वॉल्व होंगी। व्हेन फर्म कंपेयर्स इट्स रिजल्ट फ्रॉम अदर फर्म, जब फर्म अपना रिजल्ट दूसरे फर्म के साथ कंपेयर करती है। फॉर एग्जांपल, आपने इस साल का रिजल्ट किसी दूसरे फर्म के इस साल के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर रही है, या अपने पिछले साल का रिजल्ट किसी दूसरे फर्म के पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर कर रही है। एग्जांपल, टाटा रिलायंस से कंपेयर कर रही है कि मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या रिलायंस का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जबकि इसमें क्या हो रहा था, टाटा अपने इस साल के प्रॉफिट को अपने पिछले साल के प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर रही है, अपने इस साल के पोजीशन को अपने पिछले साल के पोजीशन के साथ कंपेयर कर रही है, ताकि वो देख सके कि मेरा ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय वेरियस यूजर्स ग्रुप्स टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन, वेदर दे आर इंटरनल यूजर or they are external user. So now it's time to discuss about the interested users of accounting information. Interested users of accounting, हमने पहले ही बताया था कि जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड, आपके रिजल्ट में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप खुद, आपके गार्डियन, पेरेंट, रिलेटिव, नेबर, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, वैसे ही बिजनेस के रिपोर्ट कार्ड, बिजनेस के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे यूजर्स इंटरेस्ट रखते हैं। तो अभी हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। इंटरेस्टेड यूजर्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक इंटरनल यूज़र एंड दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। मैंने इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया है। ये एक बिजनेस है, बिजनेस का नाम है रिलायंस। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बहुत सारे स्टाफ्स, यानी बहुत सारे लोग इस रिलायंस नाम के कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो जो भी इस बिजनेस के अंदर का आदमी है वो कहलाता है इंटरनल यूज़र। बिजनेस के बाहर भी बहुत सारे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, सप्लायर, लेंडर, कस्टमर, कंपटीटर्स एंड इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट को रिलायंस के रिपोर्ट कार्ड में इंटरेस्ट है, इसलिए गवर्नमेंट रिलायंस की इंटरेस्टेड यूज़र्स है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट रिलायंस के अंदर की व्यक्ति नहीं है, वो रिलायंस के बाहर की व्यक्ति है, इसलिए वो एक्सटर्नल यूज़र कहलाएगी। गवर्नमेंट रिलायंस नाम के कंपनी में क्यों इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट को रिलायंस से चाहिए क्या, टैक्स। टैक्स प्रॉफिट के ऊपर मिलता है, तो गवर्नमेंट रिलायंस पे नज़र बनाए रखती है कि रिलायंस अपने रिपोर्ट कार्ड में कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं वो अपने प्रॉफिट को अंडर स्टेट करने का कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं वो अपने प्रॉफिट को कम दिखाने का कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी हमें कम मिलेगा। ऐसे ही सप्लायर भी एक्सटर्नल यूज़र होता है। सप्लायर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस को उधार में गुड्स सप्लाई करता हो, ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस को उधार में सामान देता हो। तो भाई ये भी बिजनेस के रिपोर्ट कार्ड में इंटरेस्ट रखता है। क्यों? क्योंकि ये जानना चाहता है कि मैं आज इस रिलायंस को उधार में सामान दे रहा हूँ तो मुझे अपना पैसा सही समय पे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बिजनेस के रिपोर्ट कार्ड को देखेगा कि क्या रिलायंस को प्रॉफिट होता है अच्छा या नहीं होता है। अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो मेरा पैसा वापस कैसे करेगा। ठीक है,
ऐसे ही लेंडर का मतलब वह व्यक्ति जो बिजनेस को लोन देता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी बिजनेस में, लेंडर भी बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, ये भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी रिपोर्ट कार्ड को देखना चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि ये भी पैसा दे रहा है तो ये भी जानना चाहेगा कि रिलायंस मेरा पैसा इंटरेस्ट के साथ सही समय पे वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये भी देखना चाहेगा कि रिलायंस को प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। अगला है कस्टमर यानी हम लोग जो सामान यूज़ करते हैं, तो हम लोग भी इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। और हमारा 2 रीज़न है। पहला, क्या ये रिलायंस हमको सही रेट पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, और सही क्वालिटी का सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो सही रेट पे नहीं प्रोवाइड कर रही होगी तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा। यानी वो ख़राब क्वालिटी का सर्विस, ख़राब क्वालिटी का सामान ज़्यादा रेट में बेच रही है तो प्रॉफिट तो उसका ज़्यादा होगा ही ना। तो अगर ये कंपनी प्रॉफिट बहुत अधिक मात्रा में कमा रही है तो हम समझ जाएंगे कि ये ज़रूर या तो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही है या तो ख़राब क्वालिटी का सामान प्रोवाइड कर रही है। अगला होता है कंपटीटर्स, जैसे कि रिलायंस के लिए हो जाएगा वोडाफोन या फिर एयरसेल एक्सेट्रा। अब ये वोडाफोन वाले रिलायंस में क्यों इंटरेस्ट रखते हैं भैया? रीज़न ये है कि वोडाफोन वाला जानना चाहता है कि रिलायंस इतना प्रॉफिट कैसे कमा रही है, कौन सा प्रोसेस उसने अपनाया है जिससे उसका प्रॉफिट हर बार बढ़ते चला जा रहा है। हम भी वही तरीका अपनाएंगे, हम भी उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे ताकि मेरा भी प्रॉफिट हर साल बढ़े। फिर इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स मतलब ऐसे लोग जो रिलायंस में पैसा लगाते हैं, जो रिलायंस का शेयर खरीदते हैं। ये इन्वेस्टर होते हैं कौन हैं? ऑनर, बिजनेस के मालिक। मैंने पीछे ही बताया था कि किसी भी कंपनी में मालिक बनने के लिए उस कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदना होता है। अब जिसके पास ज़्यादा इक्विटी शेयर रहेगा वो बिजनेस को कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स रिलायंस की अधिकतर शेयर खुद धीरू भाई अंबानी ने खरीद के रखी होगी। रिलायंस की 51% से ज़्यादा शेयर, 50% से ज़्यादा शेयर खुद धीरू भाई अंबानी ने खरीद के रखा होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं या हम लोग जानते हैं कि रिलायंस का मालिक धीरू भाई अंबानी था। लेकिन असल में मालिक सिर्फ वही नहीं था, असल में वो सारे व्यक्ति ऑनर होते हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है इक्विटी शेयर खरीद के। हाँ, चूंकि इसने अकेले बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है तो सीधा सा बात है कि कंट्रोल तो बिजनेस को खुद धीरू भाई अंबानी ही करेगा। तो इन्वेस्टर भी, ऑनर भी जानना चाहते हैं कि भैया मेरे बिजनेस को इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, मेरे बिजनेस के पास इस समय कितने एसेट्स हैं और मेरे बिजनेस के सिर पे इस समय कितना लायबिलिटीज़ है। मैंने जो इंटरनल यूज़र के शॉर्ट फॉर्म थे यहाँ, उसका मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है नीचे, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।